हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए बायोलॉजी का आज बहुप्रतीक्षित वीडियो है। आप इसको अच्छे से देखेंगे, कॉपी कलम लेके बैठे ताकि आपको जहां लगे आप चीज़ों को नोट डाउन करते जाएं और बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं आपको यहीं से मतलब इस वीडियो के माध्यम से ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में डाल दूँ, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो कॉपी पेन तो वहाँ लेके जाएंगे नहीं, आपका दिमाग ही वहाँ काम करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं, मैं आज़ाद जेपीएससी एकेडमी को देखता हूं और अगर झारखंड से जुड़े जो भी अभ्यर्थी यहां पे हैं वो मुझसे यहां जुड़ सकते हैं। तो झारखंड से जो भी संबंध रखते हैं या राज्य लोक सेवा आयोग, झारखंड राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड राज्य के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आप इस चैनल पर जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ हमेशा आपको मिलता हूँ, आज़ाद जेपीएससी एकेडमी। ठीक है, जेपीएससी एकेडमी। ठीक है, आप सभी भली भांति परिचित होंगे हमसे भी। मेरा नाम हुआ तरुण सर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम मानव का पाचन वाला भाग में। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाते चलता हूं, कैसे मनुष्य जो है, मानव जो है, कैसे भोजन को पचाता है और क्या क्या क्रियाएं अंदर होती है, शरीर के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन इंपॉर्टेंट हैं। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये ध्यान में रख के बनाई गई है वीडियो। सबसे पहले हम आते हैं, देखिए भोजन से हमें क्या मिलता है। तो भोजन से हमें हमारे लिए क्या मिलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, वसा मिलते हैं, खनिज लवण मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। भोजन जीवन के लिए बहुत आवश्यक है और हमारे बॉडी में लगभग 70% भाग क्या है, 70% जो है जल है। 70% क्या है, जल है। तो जल बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं, जब भोजन हम लेते हैं तो सबसे पहले कहाँ आएगा, मुंह में। तो पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होगी, भोजन जीवन जीने के लिए आवश्यक है। पाचन क्रिया मुख से ही आरंभ होती है। मुख से आरंभ होती है। मुख में क्या होता है, सबसे पहले आते हैं हम जीभ पे। सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है, जीभ पे ही जाता है, जिसे बोलते हैं स्वाद आ रहा है। जीभ के 4 पार्ट, अब ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी बनाए जाते हैं। जीभ में 4 तरह के स्वाद आते हैं। ये पार्ट वाइज मैंने यहाँ डिवाइड किया है। पहला जो आगे वाला भाग है, मतलब जीभ के एकदम जस्ट यहाँ वाला आगे वाला भाग, वहाँ से आपका आएगा मीठा स्वाद। यानी मीठा स्वाद जीभ के अगले भाग से आता है, मीठा स्वाद। ये दोनों साइड में, ये और ये एक ही बात है। साल्टी यानी नमकीन, आपका जीभ में जैसे ही साइड में जाता है कोई भी चीज़ तो वहाँ नमकीन का एहसास आपको होता है। थोड़ा और अंदर जाए तो ये दोनों साइड क्या होगा, सोर यानी खट्टा। खट्टा आपको लगता है, जो खटाई खाते हैं तो यहाँ जाता है, तब समझ में आता है आपको कि खट्टा लगा। और लास्ट में जो जाता है यहाँ पे अंदर में थोड़ा बिटर, मतलब कड़वा, इसको बोलते हैं हम तीता। जब मिर्ची खाते हैं तो तीखा या तीता लगता है। ठीक है, तो जीभ ये हो गया। उसके बाद जीभ से भोजन, अब जीभ में कब जाएगा, जब आप काटेंगे दांत से। तो दांत हमारे मानव शरीर में कितने हैं, 32 दांत, अधिकतम 32 दांत होते हैं। किसी के 28 भी हो सकते हैं, 30 भी और 32। तो ठीक है, 32 दांत। अब दांत 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन। तो पहला है कृंतक यानी इंसीजर, इसका काम है काटना, भोजन को काटना। ये आगे वाला कृंतक, आगे का दांत क्या कहलाता है, कृंतक यानी काटने वाला। दूसरा रदनक यानी केनाइन, केनाइन ये साइड वाला, केनाइन दांत जो होता है उसका काम है भोजन को फाड़ना, जिससे बम वगैरह काट के फेंकते हैं। साइड में एक होगा, एक इधर होगा। ठीक है ना, नीचे नीचे भी होगा। और 2 है, एक है मोलर, एक है प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर। अब प्री मने क्या होता है, पहले। प्री मने जिसे बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन, माने पूर्व। प्री मने पूर्व, देते हैं प्री एग्जाम। प्री मतलब प्रारंभिक या पूर्व। तो प्रीमोलर मतलब अग्रचवर्णक, और मोलर मतलब चवर्णक। इनका काम होता है पीसना, इधर वाले होते हैं पीसना। और इनको बोलते हैं हम चिक टूथ, क्योंकि गाल से सटे होते हैं। ठीक है, चिक टूथ बोलते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, दंत वल्क या इनामिल या इनेमल, एक ही बात है, कैसे भी कह लीजिए। शरीर का सबसे कठोरतम भाग, ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है, इनेमल। दांत की ये ऊपरी परत होती है। ठीक है, जो 98% कैल्शियम लवण से बनती है। अब कैल्शियम लवण में कौन कौन है, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट है। इन दोनों से क्या मिलता है, कैल्शियम लवण। ये इनामिल के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसे फ्लोरीन मजबूती देता है। फ्लोरीन क्या करता है, मजबूती देता है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि दांत का सबसे कठोर, मतलब शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है, तो दांत का इनेमल। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, बच्चा बचपन में बहुत दूध पीता है, माँ का दूध पीता है, उसके दांत देखिएगा 2 बार आते हैं। एक बार बचपन में गिर जाता है, एक बार फिर आता है। मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत आते हैं। तो दूध से क्या मिलता है, हमें कैल्शियम मिलता है, बहुत पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिलता है, जो दांतों और हड्डियों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं मानव शरीर का
पाचन तंत्र के तहत सबसे पहले आते हैं मुख में। जब आप भोजन डालें तो यहाँ लार मिला, लार यहीं मुख से ही भोजन का पाचन आरंभ हुआ। लार के बाद जब अंदर जाएगा भोजन तो यहाँ आएगा आपका ग्रास नली में। ग्रास नली में कोई भी पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में कोई भी भोजन का पाचन मतलब पाचन क्रिया ग्रास नली में नहीं होता है। ग्रास नली का मतलब है ग्रास माने घास, नली मतलब नली। तो जानवर जब घास खाता है तो उसका नली से होकर गुजरता है, उसी तरह ग्रास नली नाम दे दिया गया। याद रखिएगा, मैं याद कराने के लिए बता रहा हूँ, ग्रास नली से होते हुए। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आप सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं और भोजन यहाँ से खाते हैं, तो जब खाते हैं तो सांस भी लेते हैं, तो एक होता है एपिग्लॉटिस। वही आपका भोजन जब जाएगा ना तो यहाँ सांस जो ले रहे हैं सब एक ही है, नाक है, मुंह है, सब एक ही का जो छिद्र है एक ही जगह है। तो एपिग्लॉटिस खुल के और नाक वाले पार्ट को मतलब भोजन जब जाएगा भोजन तो अंदर ढकेलता है। वो एपिग्लॉटिस क्या करता है, बंद करता है, आपके ढक्कन की तरह होता है। जैसे ही भोजन डालिएगा तो यहाँ श्वास नली जो है, श्वास नली और मुख का नली एक ही जगह है, तो डालिएगा तो नाक पे चढ़ जाएगा ना। तो वो एपिग्लॉटिस ही होता है जो बंद करता है और भोजन को नीचे भेजता है। कभी कभी देखिएगा आप, ऐसा होता है कि खाते समय सरक जाता है। सरकना मतलब नाक उक से आ जाना या फिर खांसने लगना, तो बोलता है कि कोई नाम ले रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, नाम कोई नहीं लेता है, वो एपिग्लॉटिस का काम होता है। खैर अब आते हैं उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन लीवर। लीवर क्या करता है देखिए, लीवर को बोलते हैं यकृत। सबसे बड़ी मानव शरीर की सबसे बड़ी ये ग्रंथि है लीवर। लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका काम क्या है, 3 काम। पित्त का स्रवण करना। अब पित्त का काम क्या होगा, जैसे आप भोजन को लिए तो भोजन कितना भी अच्छा कहीं से भी लीजिए, उसमें हो सकता है थोड़ा कीटाणु बैक्टीरिया जीवाणु जो भी है आ गया, या फिर धूल कण जो भी आ गया। अब आप भोजन को डालें, या भोजन का कुछ खराब पार्ट भी हो सकता है आप डालें, तो भोजन में जो सड़े गले चीज़ हैं उनको पित्त जो है बचाता है। मतलब भोजन को सड़ने से बचाता है पित्त, ठीक है। भोजन को सड़ने से कौन बचाता है, पित्त बचाता है। तो पित्त का लगातार श्रवण करता है कौन, यकृत। आरबीसी के लिए मतलब रेड ब्लड कॉर्पस, लाल रुधिर कणिकाओं। लाल रुधिर कणिका क्या होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये एनीमिया रोग होता है। एनीमिया या रक्त क्षीणता कहिए, महिलाओं में बहुत ज़्यादा मतलब हीमोग्लोबिन की कमी कभी कभी हो जाती है मासिक धर्म के टाइम। खैर आरबीसी के लिए आयरन स्टोर करना। लोहा, अब हीमोग्लोबिन में क्या है, लौह तत्व है। लौह तत्व आपको कहाँ से मिलेगा, पालक से मिलेगा। पालक खाइए, सेव खाइए, मड़ुआ खाइए, तो इन सब क्या मिलेगा, लौह तत्व मिलेगा। तो लौह तत्व यहाँ स्टोर कौन करता है आरबीसी के लिए, यकृत। एंजाइमों का श्रवण करना। एंजाइम क्या होते हैं, पाचक होते हैं, पचाने का काम करते हैं एंजाइम। जैसे आप कभी देखिएगा, आप जब मेडिकल शॉप पे जाते हैं तो मेडिकल शॉप में जैसे आप बोलिए पेट खराब है तो कोई एंजाइम करके दे देगा आपको, वो लिक्विड वाला जिसको बोलते हैं सिरप। तो सिरप एंजाइम जरूर लिखा रहेगा, देखिएगा मोस्टली जगह लिखा रहता है। अमाशय, उसके बाद आता है यकृत के बाद अमाशय वाले पार्ट पे स्टोमक। अभी मैं फिगर भी दिखा दूंगा थोड़ी देर में। स्टोमक, प्रोटीन पाचन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान। अब प्रोटीन आप ले रहे हैं, प्रोटीन किससे मिलेगा आपको, प्रोटीन खाइए आप, जैसे क्या बोलते हैं, सोयाबीन खा लीजिए, प्रोटीन सबसे ज़्यादा प्रोटीन। फिर दाल वगैरह खा लीजिए, है ना, चना वगैरह खा लीजिए, तो उनसे प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन पचना भी तो चाहिए, नहीं पचेगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब जैसे एक चीज़ समझिए, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है। इस पृथ्वी में बहुत गर्म है। अब इसमें ज्वालामुखी फूटते रहता है, मतलब अंदर का गर्मी निकलते रहता है। तो पेट में जो भी चीज़ आप ले रहे हैं अगर वो पचेगा नहीं या फिर निकलेगा नहीं तो फिर फट जाएगा आपका प्लेट, मतलब बॉडी। प्रोटीन पाचन का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। कहाँ पे, स्टोमक यानी अमाशय में, ठीक है। अमाशय के भीतरी दीवारों पर जठर ग्रंथियां हैं जो जठर रस का स्रावन करती हैं। अब जठर रस क्या होते हैं, अम्लीय। अम्ल किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिए। ये यहाँ पे है एक, मान लीजिए यहाँ से लेते हैं 0 से लेकर 14 तक। यहाँ पे है 7 है न्यूट्रल, इसको बोलते हैं न्यूट्रल यानी उदासीन। जल जो होता है उदासीन मान लीजिए आप। 7 से नीचे इस साइड, 7 से ऊपर इधर जाएंगे तो आपका होगा क्षारीय। क्षारीय मतलब देखिए क्षारीय, और इधर जाइएगा तो अम्लीय होगा, अम्लीय। और ये पाचक एंजाइम, भोजन में मतलब बहुत सारे अम्ल होते हैं जो पचाने में मदद करते हैं। अम्ल मतलब खट्टा और क्षार मतलब कड़वा। जैसे कभी देखिएगा खाना नहीं पचता तो लोग नींबू खा लेते हैं। नींबू क्या करता है, पचाता है। नींबू क्या है, अम्लीय है, ठीक है। तो 7 जिसका पीएच मान 7 होगा वो न्यूट्रल यानी उदासीन होगा। 7 से नीचे इधर आएगा, पीछे इधर 4, 5,
6 ऐसे करके 0 1 2 ऐसे तो अम्लीय होगा, और 7 से ऊपर जाएगा तो क्षारीय होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करता है, जठर रस स्रावित करता है जो अम्लीय और पाचक एंजाइम देते हैं, जैसे पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये सारे क्या है, पाचक एंजाइम है जो स्टोमक में यानी पेट में होते हैं, जो भोजन को पचाते हैं। कभी कभी आपका डाइजेशन खराब होता है तो इन्हीं सब की परिपूर्ति के लिए दवाई दी जाती है मेडिकल स्टोर से, ये भी याद रखिएगा। अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज, पैनक्रियाज क्या है, इसके अंतःस्रावी भाग से ग्लूकेगॉन और इंसुलिन स्रावित होता है। ग्लूकेगॉन हार्मोन है और इंसुलिन हार्मोन है। इंसुलिन की कमी अगर हो गई बॉडी में तो मधुमेह यानी डायबिटीज रोग होगा, जिसको क्षेत्रीय भाषा में चिनिया रोग भी कहते हैं, डायबिटीज या मधुमेह रोग। ठीक है, आरबीसी का कब्रगा स्प्लीन यानी प्लीहा को कहते हैं, क्योंकि यहाँ आरबीसी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे मस्तिष्क का भार, अब मानव मस्तिष्क का भार जो होता है वो 1400 ग्राम होता है, मतलब 3 पाउंड के आसपास। ये भी आप याद रखिएगा, मानव मस्तिष्क से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। छोटी आंत, अब देखिए इंटेस्टाइन जो होते हैं वो 2 पार्ट में बटे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो छोटी आंत में भोजन लगभग संपूर्ण पाचन हो जाता है, बड़ी आंत का कोई जरूरत नहीं है। बड़ी आंत में केवल क्या है, भोजन कुछ देर तक मतलब जो है खराब पार्ट स्टोर हुआ, उसके बाद मल गुदा द्वारा निकल गया बाहर। ठीक है, भोजन का लगभग संपूर्ण पाचन नहीं होता है। भोजन आते ही इसमें 3 पाचक रस मिलते हैं। अब ये तीनों का काम अलग अलग होगा, जैसे पित्त रस, आंत रस और अग्न्याशय रस। पित्त रस यकृत द्वारा स्रावित होता है, मतलब लीवर द्वारा निकलते रहता है पित्त रस, जो कि मैंने बताया। और पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में जमा होता है। पित्ताशय को हरा रंग का थैली होगा, वो गॉल ब्लैडर में जमा हो जाएगा, और जमा होने के बाद क्या करेगा, हर दिन मतलब 2 से 3 लीटर यहाँ पे स्रावित होता है। क्या, अरे सॉरी, पित्तरस जो है यकृत द्वारा स्रावित होगा और पित्ताशय में जमा होगा। ये काम क्या करेगा, वसा का पाचन। जितना भी तैलीय सेलीय चीज खाते हैं आप, वसा जो आपके बॉडी में है, जितना भी तैलीय चीज है, जैसे मूंगफली हो गया, सूर्यमुखी का तेल वगैरह हो गया, जो भी हो गया, तो वो वसा का पाचन कौन करेगा, तो ये पित्तरस करेगा। ठीक है, अगला है आंत्ररस यानी इंटेस्टाइनल जूस। 2 से 3 लीटर प्रतिदिन स्रावित होता है मानव शरीर में। ठीक है, आंत्ररस, इसमें जो उपस्थित एंजाइम है, मुख्य रूप से 2 एंजाइम आपको यहां पे दिखाता हूं। माल्टेज एंजाइम, एंजाइम का क्या नाम है, माल्टेज एंजाइम। ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज से हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। सुक्रेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम क्या करता है, सुक्रोज यानी चीनी को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं, सुक्रोज को C12H22O11। अब समझिए, सुक्रोज मतलब चीनी। रक्त में अगर शर्करा यानी सुक्रोज का मतलब लेवल अगर हाई हो गया, रक्त में सुक्रोज यानी चीनी का लेवल हाई हो गया, तब भी आपको डायबिटीज या मधुमेह होगा। एक चीज और याद रखिएगा, इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज होता है। दोनों बात याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन यहां से पूछ लिए जाते हैं। फ्रक्टोज की बात करें, अभी बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, सबसे मीठी चीनी, तो फल शर्करा या फ्रक्टोज, हिंदी में बोलिए फल शर्करा या उसको बोलिए फ्रक्टोज। ठीक है, याद रखिएगा। अग्न्याशय रस यानी पैनक्रियाटिक जूस, इसमें 98% जल होता है और 2% एंजाइम और लवण होते हैं। अब इन एंजाइम और लवण में क्या होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। एक बात और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बोलते हैं खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, धावन सोडा को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, और यहां पे इसको क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये कौन सा है, खाने वाला। मीठा सोडा आप यूज करते हैं ना, समझिए वही है NaHCO3, इसका फॉर्मूला है NaHCO3, ये भी याद रखिएगा। अब अग्न्याशय रस को बोलते हैं पूर्ण पाचक रस, है ना, पूर्ण पाचक रस। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सबको पचा लेता है ये। इसमें बोलता है अग्न्याशय रस की हमारे पास बहुत क्षमता है। अग्न्याशय रस क्या बोलता है, बहुत क्षमता है। देखिए ऐसे भी याद रखिएगा आप, भोजन आते ही छोटी आंत में 3 प्रकार के पाचक रस मिलते हैं। पित्त रस 2 अक्षर का पित्त, आंत्र 2 अक्षर का, बड़ा अक्षर का, बोला बड़ा काम है मेरा, सबको पचा लिया। तो ये वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सबका पाचन करता है। इसमें जो एंजाइम होते हैं वो मूलतः लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और भी होते हैं। तो यहाँ पे लगभग भोजन का पाचन हो जाता है। उसके बाद भोजन बड़ी आंत में जाती है, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाती है। बड़ी आंत में कोई काम नहीं है, बड़ी आंत में बस वही है कि भोजन के जो खराब पार्ट है वो गए, उसके बाद मल गुदा द्वारा बाहर निकल गए। तो ये था आपका। अभी मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूँ ताकि चीज़ें मैं वहाँ से और भी क्लियर कर दूँ आपका। देखिए ये है आपका
लार ग्रंथि। भोजन जैसे ही मुंह में गया, लार मिला, पाचन यहीं से स्टार्ट हुआ। उसके बाद ये आहार नली यहाँ से आपका आया अंदर। उसके बाद देखिए यहाँ यकृत है, जिगर, जिगर मतलब नहीं बोलते, जिगर का टुकड़ा है, यकृत, लीवर यही है। उसके बाद आपका है यहाँ पे लीवर से स्रावित होता है, हरा रंग का दिख रहा होगा आपको, गॉल ब्लैडर। थोड़ा मैं जूम कर दूँ इसको, हालांकि फिगर दिखे, ये है आपका हरा रंग का पित्त का थैली, पित्ताशय। इसके बाद ये है स्टोमक यानी अमाशय, स्टोमक, ठीक है। यहाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होते हैं भोजन को पचाने में। उसके बाद अग्न्याशय, और उसके बाद छोटी आंत और बड़ी आंत, फिर आपके बाद मलाशय से बाहर भोजन निकल जाता है। ये आप याद रखिएगा, इंग्लिश में देखना है तो ये है आपका जीभ है। ये देखिए इपिग्लोटस यही है, यही बंद करता था जो मैं बताया था। स्टोमक हो गया, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, है ना, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और ये सारा कुछ हो गया। फिर आपका एनस हो गया, सारा कुछ इसमें आपका दिखा दिया मैंने। चलिए अब आते हैं मूल बिंदु पे। तो भोजन पाचन हो गया, सारा कुछ हो गया। अब आते हैं हम आगे कि भोजन हम जब करते हैं तो हमको मुख्य रूप से पोषक तत्व के रूप में क्या क्या मिलता है। तो पोषक तत्व पढ़ेंगे। पोषक तत्व क्या करता है, देखिए मानव का जो शरीर है दिन रात बहुत सारा काम करते हैं। यहाँ मेमोरी भरा हुआ है कंप्यूटर से भी ज़्यादा, तो मेमोरी को ताकत चाहिए। ताकत के लिए प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है ना, खनिज लवण है, बहुत सारे चीज़ है, तो आपको चाहिए ही चाहिए। विटामिन है। तो भोजन के मुख्य पोषक तत्व, अब मुख्य पोषक तत्व में आपके बहुत सारे चीज़ें, जैसे वसा क्या करता है, बॉडी को ऊर्जा देता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों बॉडी को क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। जैसे सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी ये सब खाइएगा तो आपके बॉडी को ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट बॉडी को ऊर्जा देते हैं, और ये कहाँ से मिलता है, शकरकंद खाइए, पपीता खाइए, उसके बाद गन्ना खाइए, आलू खाइए। गन्ना सबसे ज़्यादा यूपी में होता है ना। खैर, उसके बाद आते हैं हम विटामिन और खनिज लवण। इनका काम क्या है, विटामिन जो लेते हैं A B C D लेते हैं ना विटामिन, तो विटामिन लेते हैं जो हम खाने पीने से भी विटामिन मिलते हैं हमें, और अगर जरूरत पड़ी तो उसकी गोली भी आप लेते हैं। इसका काम है स्वस्थ रखना और रोगों से लड़ने में सहायता करना। विटामिन और खनिज लवण जो है, हमारे बॉडी में बहुत सारे खनिज लवण हैं, तो उनसे क्या मिलता है, हमारे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, सारे हैं ना, खनिज लवण बहुत सारे हैं, लौह तत्व हैं। तो इनसे क्या मिलता है, हमको स्वस्थ रखता है बॉडी को, अब रोगों से लड़ने में मदद करता है। आपके बॉडी में ब्लड है ही नहीं, लौह तत्वों की कमी मतलब ब्लड की कमी, कहाँ से लड़िएगा, है ना। फिर आता है आगे प्रोटीन। अब प्रोटीन का काम क्या है, प्रोटीन देखिए टूटे फूटे अंग की मरम्मत करता है। मतलब हाथ पैर टूटेगा तो प्रोटीन काम नहीं करेगा, अंदर बॉडी के अंदर भी तो टूट फूट होगा, तो बॉडी के अंदर जब टूट फूट होगा तो उसकी मरम्मत कौन करेगा, प्रोटीन। अब एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा गया था, प्यारा क्वेश्चन, फलियां यानी लेग्यूम्स में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती है। तो कभी पूछ दिया जाए कि प्रोटीन प्रचुर मात्रा में, सर्वोत्तम स्रोत नहीं, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में, तो बोलिएगा फलियां यानी लेग्यूम्स से मिलती है हमें, ठीक है। सर्वोत्तम स्रोत सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, आप ही के स्टेट में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के लोग सोयाबीन खा के बहुत तेज हो रखे हैं। खैर, तो ये याद रखिएगा। अब है खनिज लवण के जो स्रोत हैं, जैसे हमको क्या क्या मिलता है खनिज लवण के रूप में, वो देखिए। आयोडीन अगर आपको लेना है, आयोडीन पर्याप्त मात्रा में, तो आयोडाइज्ड नमक लीजिए। मछली खाइए, केकड़ा खाइए। पहले के जो लोग रहते थे जंगलों में, आदिवासी लोग, सब खाते थे मछली, केकड़ा, सब मिल गया, जो मिल गया वही खा लिए। अधिक नमक का अगर सेवन करते हैं आप, तो क्या होगा, हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप। अभी मैं आपको दिखाता हूं। और कमी से क्या होगा, घेंगा को बोलते हैं ग्वाइटर। ये गलवा में नहीं निकल जाता है, गला में निकल जाता है, बड़ा सा लटका हुआ, तो वो होता है ग्वाइटर रोग। कमी से क्या होगा, घेंगा रोग। और ज्यादा खा लीजिएगा तो क्या होगा, गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, हाई ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलिए या उच्च रक्तचाप। लौह तत्व देखिए, लौह तत्व अगर जैसे आपके शरीर में अगर लौह तत्व की कमी हो गई तो आपको जो रोग होगा वो होगा एनीमिया, रक्त क्षीणता या रक्त अल्पता, एक ही चीज है। तो अगर आपको लौह तत्व की कमी महसूस हो रही है, उससे क्या होगा, बॉडी कमजोर महसूस होगा। तो पालक खूब खाइए, सेव खाइए, मड़ुआ खाइए। मड़ुआ तो आपने देखा भी नहीं होगा, बहुत लोग देखे होंगे। मड़ुआ प्राचीन काल में, मतलब आज के 20 साल 10 साल पहले गांव वगैरह में बहुत होते थे, अब तो बंद हो गए बहुत सारे होने। यकृत, ठीक है। फास्फोरस, ये क्या मिलता है, केला, बादाम, दूध खाइए, फास्फोरस मिलेगा। कैल्शियम के लिए सबसे बढ़िया दूध, फिर अंडा खाइए, मूली खाइए, केला खाइए, तो ये मिलेंगे। अब आते हैं हम इनमें, अभी जो मैंने बताया आपको कि हाइपरटेंशन, देखिए हाइपरटेंशन क्या है, जो ब्लड प्रेशर है यानी बीपी हम बोल दें, ब्लड प्रेशर, इसको मापते हैं हम लोग स्फिग्मोमैनोमीटर से। क्या से मापते हैं, मैनोमीटर से, ठीक है। ब्लड प्रेशर को किससे मापते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। सामान्य जो व्यक्ति है, उनका जो एक स्वस्थ व्यक्ति है, उनका ब्लड प्रेशर होना चाहिए 120/80, ठीक है, mmHg, ठीक है, इसको mmHg
ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टोलिक, सिस्टोलिक, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक, डायस्टोलिक। ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक स्वस्थ मनुष्य में जो ब्लड होता है वो कितना होता है? लगभग 5 से 6 लीटर। लेकिन महिलाओं में याद रखिएगा, ये पुरुषों का बता रहा हूँ, स्वस्थ पुरुष का जो ब्लड होगा वो 5 से 6 लीटर, ठीक है। लेकिन महिलाओं में जो ब्लड होगा वो 1 लीटर के आसपास कम होता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी चाहिए यहाँ पे, जो ब्लड ग्रुप है वो है 4, A, B, O और AB, ठीक है। O है यूनिवर्सल डोनर और AB है यूनिवर्सल रिसिपेंट। मतलब सार्वत्रिक जो दाता है वो है O और सार्वत्रिक ग्राही AB। सार्वत्रिक दाता का मतलब O ब्लड ग्रुप जिनके पास है वो सबको दे सकते हैं, इन चारों ब्लड ग्रुप को दे सकते हैं। AB जो है वो सबसे लेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। AB जो है वो सबसे लेगा और O सबको देगा। और ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर और विनर रिसर्च बंदर पर प्रयोग किए थे, RH फैक्टर उनको मिला था और कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता थे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी याद आप रखिएगा, ब्लड से संबंधित चीज। हाँ, ब्लड का पीएच मान कितना होगा? 7.4 पीएच मान। अब देखिए पीएच मान ये है, अभी मैंने आपको बताया था पीछे, पीएच मान अगर 7 से ऊपर जाएगा तो क्या होगा? क्षारीय, यानी हमारा ब्लड क्या है? क्षारीय है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है, ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लौह तत्व ये तो बता दिया मैंने एनीमिया के बारे में। चलिए आगे आते हैं विटामिन। अब देखिए विटामिन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया जाता है अगर बायो का क्वेश्चन है तो। अगर बायो का क्वेश्चन काफ़ी है तो 2-4 पूछने हो तो हो सकता है ना पूछे। देखिए इसमें 2 टाइप से हम बांटते हैं विटामिन को। एक तो भूमिका चावला, देखिए एक हीरोइन का नाम सुने होंगे, भूमिका चावला। भूमिका चावला, तो भूमिका चावला मतलब बी से भूमिका, सी से चावला। ये डेली ना, ये बहुत गोरी दिखती हैं, ये डेली नहाती हैं। किससे नहाती हैं? पानी से, नहाएंगे पानी से। तो ये पानी में घुलनशील हैं, जल में घुलती हैं। घुलना मतलब नहाना, टब में घुस के घुल मिल के नहा लेना। तो भूमिका चावला खूब नहाती हैं, गोरी दिखती है, ये आपको याद रखना है। और आपको वसा ज़्यादा नहीं लेना है, ADE अधिक वसा नहीं लेना है, ठीक है। अधिक, इसको क्या पढ़ेंगे आप? अधिक, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे आप? अधिक, ठीक है। देखिए बहुत ज़्यादा अगर आपके बॉडी में सारे जो पोषक तत्व बहुत ज़्यादा अगर हो गए तो मोटापा आपको हो जाएगा। मोटापा सारे बीमारियों की जड़ है, मोटापा नहीं होना चाहिए। अगर मोटापे का शिकार आप भी हैं तो डेली प्रैक्टिस कीजिए, मोटापा कम कीजिए, मोटापा बहुत खतरनाक है। तो अधिक, ADE के जो है अधिक हमको वसा नहीं खाना है, ये वसा में घुलनशील है। ADE के, विटामिन ADE के वसा में घुलनशील है, इसलिए अधिक वसा नहीं खाना चाहिए, याद रखिएगा। और भूमिका चावला डेली नहाती हैं पानी से। तो B और C जो है वो जल में घुलनशील है और ADE के वसा में घुलनशील है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है विटामिन रासायनिक नाम, अभाव से रोग और स्रोत। तो आप स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए और मैं फटाफट बताते चलता हूँ। चलिए, एक का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी रोग होगा, मतलब आँख की प्रॉब्लम होगी, ठीक। आँख की प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है या थोड़ी बहुत दिक्कत है तो सबसे ज़्यादा गाजर खाइए, गाजर, फिर दूध और मक्खन, यह है स्रोत। विटामिन B1, विटामिन B के कई रूप है, B1, B2, B5, B12 ऐसे करके। इसका नाम है थायमिन, इसके कमी से बेरी रोग होता है। अनाज, सोयाबीन, दूध लीजिए। सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिकम, इससे होता है स्कर्वी रोग। और ये मिलता है विटामिन C खट्टे फल, टमाटर, नींबू। दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए। दूध में विटामिन C बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। विटामिन D, कैल्सीफेरॉल, ये 2 तरह से होते हैं, एक तो बच्चा में, एक वयस्क में। बच्चों में जो होगा वो होगा रिकेट्स यानी सूखा रोग, और ऑस्टियोमैलिशिया होगा वयस्कों में। इसका सबसे उत्तम स्रोत है सूर्य का प्रकाश। और फिर मक्खन। ई यानी टोकोफेरॉल, जनन शक्ति में कमी, यानी आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, ऐसा होगा। और महिलाओं में भी होगी, ऐसा नहीं कि पुरुष में ही होगा, दोनों में होगी। तो ये जनन शक्ति में कमी लाती है और त्वचा संबंधित रोग होते हैं। बादाम, गेहूं, मूंगफली, तेल वगैरह खाना चाहिए जिनको विटामिन E की कमी है। विटामिन K यानी फिलोक्विनोन, रक्त का थक्का न जमना, रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। अंडा, दूध, हरी सब्जी, यकृत, ठीक है। विटामिन K क्या करता है? रक्त का थक्का इससे नहीं जमेगा, विटामिन K, ये भी याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा विटामिन K के अलावा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लीवर में प्रोथ्रोम्बिन निर्माण के लिए आवश्यक है। विटामिन K क्या है? लीवर में प्रोथ्रोम्बिन निर्माण के लिए आवश्यक विटामिन K है। रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक जो है प्रोथ्रोम्बिन है,
ठीक है, रक्त का थक्का जमाने के लिए। तो अगर विटामिन के की कमी है तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा आपका। होता क्या है कि कई बार आप गिर जाते हैं, बाइक से दुर्घटना हो गई, कहीं से गिर गए तो कट गया हाथ, तो हाथ पैर कहीं कटेगा तो ब्लड निकलता है। देखिएगा अगर विटामिन के की कमी है तो ब्लड बंद ही नहीं होगा, जल्दी बंद ही नहीं होगा। तो क्या करता है, विटामिन के अगर आप में है तो जैसे ही ऐसे दबाइएगा ब्लड बंद हो जाएगा, कुछ देर बाद छोड़िए ब्लड बंद हो जाएगा। जैसे इंजेक्शन लेते हैं तो कुछ देर बाद ऐसे रुई पकड़ते हैं ना, कुछ देर बाद छोड़ दीजिए अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन विटामिन के की अगर कमी रहेगी तो निकलते रहेगा, तो फिर आपका बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए रोग, अब रोग में देखिए विटामिन, अब जो भी खनिज पदार्थ है जो भी हम लेते हैं भोजन, कुछ ना कुछ कमी होगा तो रोग होगा। अब रोग से कैसे बचे, पहला सूखा रोग, ये जिसको बोलते हैं मरासमस, कम भोजन मिलना। देखिएगा बहुत सारे गरीब बच्चों को देखिएगा कम भोजन मिलता है, भोजन में क्या प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कमी मिलेगा, हाथ पर एकदम लकड़ी हो जाएगा, मतलब एकदम सूखा हो जाएंगे, सूखा रोग। क्वाशियोरकर क्या होता है, भोजन में प्रोटीन की कमी से पेट फूल जाएगा, पेट फूल के तुमड़ा हो जाएगा, मतलब घड़ा जैसा हो जाएगा, हाथ पर एकदम नॉर्मल रहेगा तो लगेगा कि प्रेग्नेंट है ऐसा लगेगा। एनीमिया या रक्त क्षीणता, मैंने बताया है लौह तत्वों की कमी सी होती है ना, तो ये भी याद रखिएगा। जीवाणु जनित रोग, ये बहुत पूछा जाता है, यानी बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन है, टिटनस, टाइफाइड, टीबी, टीबी को बोलते हैं क्षय रोग, है ना, हैजा, डिप्थीरिया, प्लेग और निमोनिया, ये हो गए। उसके अलावा वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से, कोरोना सबसे इंपॉर्टेंट, कोरोना, उधर कोविड-19 2019 में चाइना से जो वायरस निकल के आ रहा था तो उसके वजह से, रेबीज, रेबीज को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, कुत्ता काट देगा रेबीज हो जाएगा, खसरा, छोटी माता, पोलियो, एड्स, डेंगू, चेचक, हेपेटाइटिस। अब एड्स के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन है, मलेरिया, जितने भी रिया हैं, रिया वाले, लगभग रिया वाले यहाँ होंगे, देखिए रिया यहाँ भी है लेकिन रिया वाले, मलेरिया, पायरिया, कालाजार, निद्रा रोग, पेचिस, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे रोग। अब आते हैं एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब इसका कारण क्या है, तो एचआईवी वायरस, एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, तो ये इसके वजह से होता है, वायरस है। जांच कैसे होता है, एलिसा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, ठीक है। ये करता क्या है, रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी डब्ल्यूबीसी के दो पार्ट हैं, एक बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट, तो टी लिम्फोसाइट पर प्रहार करता है। और यही नहीं, जब किसी को एड्स होगा तो उसमें क्या होगा, घाव भरने की क्षमता कम होगी, क्योंकि आपको रोगों से लड़ने की क्षमता आप में कम हो गई, तो घाव कोई भी होगा तो वो जल्दी नहीं भरेगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो 1 दिसंबर को, प्रतिवर्ष याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए पादप हार्मोन्स, अब पौधे में क्या है, हार्मोन्स पाए जाते हैं। हार्मोन्स क्या करते हैं, हार्मोन्स कुछ ना कुछ आपको करते रहेगा बॉडी के अंदर। जैसे हमारे यहाँ भी, हमारे मानव शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे मूछें निकल आना, तो हार्मोन्स की वजह से ही सब होता है, चेंजिंग होना। तो पादप यानी प्लांट्स हार्मोन दो टाइप के होते हैं, एक तो पौधे की वृद्धि दर बढ़ाने वाले और एक पौधे की वृद्धि दर को घटाने वाले। तो बढ़ाने वाले कौन कौन है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स। और कम करने वाले कौन है, तो एथिलीन है, एब्सिसिक अम्ल है, ये दो है मुख्य रूप से। ऑक्सिन ये सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है, पादप हार्मोन में सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये पौधे के ऊपरी सिरे पर बनता है और कोशिकाओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। कोशिका यानी सेल, सेल की खोज किसने की थी, तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी, ठीक है। और सेल में कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी, कोशिका में मतलब सेल में केंद्रक, सेंटर की खोज किसने की थी, तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो ल्यूएनहॉक ने। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, ठीक है, यानी कोशिका विज्ञान, ये भी याद रखिएगा आप। सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कोशिकाओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है, कोशिका की वृद्धि को। अब आप बढ़ते जा रहे हैं तो कंट्रोल करके रखेगा, नहीं अभी इतना बढ़ो, ऐसा करेगा। पौधों के फलों और पत्तियों को शुरुआती अवस्था में गिरने से बचाती है। पौधों और फल, जैसे केला का फल देखिएगा, केला का पत्ती देखिए, केला का फल देखिए, फल लगने से पहले लगता है ना आपका फूल, तो गिरने से बचाएगा, गिर जाएगा तो उसमें लगेगा ही नहीं, है ना। तो ये सारा काम है इसका बहुत इंपॉर्टेंट। अधिक मात्रा में अगर ऑक्सीजन होगा तो तना का वृद्धि होगा, और कम मात्रा में होगा तो जड़ का वृद्धि होगा। अब ऑक्सीजन क्या करता है, कायिक जनन। कायिक जनन क्या है, जैसे गुलाब है, गुलाब का जैसे मान लीजिए गुलाब का ये है, ये इसको काट दिए, यहाँ से कलम करके लगा दिए दूसरे का, तो लग जाएगा। तो गुलाब के कलम से नया पौधा तैयार करने में इंपॉर्टेंट भूमिका, मतलब कायिक जनन उसी को बोलते हैं, एक पौधे से दूसरे पौधे को काट के ऐसा लगाना, जड़ से नहीं ऊपर से, ठीक है। दूसरा है साइटोकाइनिन, कोशिका विभाजन की दर को ये बढ़ाता है, कोशिका विभाजन की दर को एकदम बढ़ा देगा कि बढ़ते रहो। और पौधों के अंग निर्माण को नियंत्रित करता है, पौधे का अंग निर्माण होगा वैसे वैसे इसको कंट्रोल करता है। अगला है जिब्रेलिन्स, तीसरा, पौधे के ऊपरी सिरे और भ्रूण में बनता है, ठीक है।
ऊपरी सिरे और भ्रूण में बनता है। पौधे की लंबाई में वृद्धि करेगा, लेकिन वृद्धावस्था यानी जरावस्था को कंट्रोल करके रखता है, मतलब कंट्रोल, जल्दी बूढ़ा नहीं होने देगा पेड़ को। अब दूसरा नंबर वृद्धि दर कम करने वाले एथिलीन। एथिलीन कच्चे फलों को पकाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछता है क्वेश्चन कि कच्चे फलों को कौन पकाता है, तो एथिलीन बोलिएगा। अब सिसिक अम्ल का काम क्या है, कोशिका विभाजन, सेल का जो विभाजन होता है उसको रोकता है, इसलिए इसे वृद्धि निरोधक हार्मोन भी कहते हैं। वृद्धि निरोधक हार्मोन किसे कहते हैं, तो आप सिसिक अम्ल को कहते हैं, ये याद रखिएगा। आगे आते हैं, ये देखिए आपका पादप का अंग, मतलब जो प्लांट है उसके पार्ट्स, कौन कौन है पार्ट्स। जड़, पहला जड़ लेते हैं, मूसला या मुख्य जड़। जड़ का रूपांतरण हम करते हैं, है ना, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। 4 प्रकार के जड़ हैं, ठीक है, या मूसला। अब चारों प्रकार का मैंने खुद बनाया है, अगर कोई इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो आप संभाल लीजिएगा चीज़ों को। पहला है शंक्वाकार, शंकु जैसा, जिसको बोलते हैं कोनिकल, ये गाजर होगा। कभी पूछ दिया कि बताइए गाजर क्या है, तो जड़ बोलिएगा, ठीक, जड़। मूली जड़ है, शकरकंद जड़ है, शलजम जड़ है, ये सब जड़ हैं। तना मत बोल दीजिएगा, जड़ है, अभी मैं दिखाऊंगा, तना भी दिखाऊंगा। तो शंक्वाकार रूप में होंगे कोनिकल, ये गाजर। तर्क रूप का मतलब जानते हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्को का डांस इस तरह से किया रहेगा, इस तरह से, लेकिन उसमें गांठ नहीं रहेगा। मूली को देखिएगा थोड़ा थोड़ा इस तरह से, एकदम पूरा प्योर नहीं होता है, प्योर मतलब ऐसा गोला नहीं होगा, एकदम प्योर नहीं होता है, थोड़ा सा जरूर रहेगा। तर्क रूप, फ्यूजिक फॉर्म यानी मूली। और तीसरा है गांठदार, जैसे देखिएगा आप शकरकंद को इस तरह से गांठ बंधा हुआ है गोला गोला घूम के, तो ये ट्यूबरस शकरकंद। और ये है आपका लास्ट में कुंभी रूप, नेपिफॉर्म यानी शलजम, बीट खाया है ना, बीट को देखिए उसी टाइप का। तना यानी स्टीम। अब देखिए तना पौधे का सबसे दृढ़ भाग होता है, तना या इसको बोलते हैं स्तंभ। तना पौधे का सबसे दृढ़ भाग मतलब मजबूत भाग होता है। इसका काम क्या है, तो शाखाओं को फैलाना, और दूसरा काम है फूल फल पत्ती को संभाल कर रखना, तना का काम है, ठीक है। जल का संवहन जाइलम करता है, तने मतलब जल का संवहन पौधों में कौन करता है, तो जाइलम। और फल का कौन करता है, फ्लोएम। याद रखने का तरीका, ज से जल तो ज से जाइलम, और फ से फल तो फ से फ्लोएम, ये याद रखिएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये क्या है, तना में कहीं कहीं दिखेगा गांठ, जैसे बांस, देखिए बांस में गांठ होता है, तो तने में गांठ, ये जो गांठ है ऐसा वाला पड़ा हुआ, ये गांठ को पर्वसंधि यानी नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। और जहां पे ये 2 पर्वसंधि के बीच का जो स्थान होगा, जैसे एक पर्वसंधि ये है नोड और एक नोड ये, इसके बीच के जो पार्ट है उसको बोलेंगे हम इंटरनोड यानी पर्व बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्व। इंटरनोड, निकटतम 2 पर्वसंधि के बीच का स्थान क्या कहलाता है, इंटरनोड। जैसे दूब हो गया, घास हो गया, गन्ना हो गया, मकई हो गया, बांस हो गया, ठीक है। तो ये तने का रूप है, आप याद रखिएगा इसको, मतलब ये याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अंडरग्राउंड स्टीम यानी भूमिगत तना, अंडरग्राउंड मतलब भूमि के नीचे जो तना है। हल्दी, अदरक, प्याज और भी बहुत सारे हैं, चलिए दिखाते हैं। तने का रूपांतरण किए हैं। तो पहला है कंद यानी ट्यूबरस, आलू है। कंद किसको बोलते हैं, कंद का उदाहरण पूछेगा तो बोलिएगा आलू। सल्क कंद, यह प्याज और लहसुन। सल्क कंद, प्याज लहसुन को जब निकालेगा तो परत बाई परत निकलेगा, प्याज का लेयर बाई लेयर ऐसे निकलेगा। घन कंद मतलब अरबी और जमी कंद। और प्रकंद, इसका है अदरक और हल्दी, प्रकंद है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने लिखा है, इसका एक ट्रिक बता देता हूँ। यह है तना का रूप, आ से आलू, ओ से ओल, ये सब तना है। पिया मतलब प्याज, ओ मतलब ओल, पिया मतलब प्याज, अ मतलब अदरक, ब से होगा बांडा, हल मतलब हल्दी, और के मतलब केसर। तो ये सब क्या है, तना के रूप है, तना है, ये सब याद कर लीजिएगा। आओ पिया अब हल्के से, एकदम ट्रिक से बता दिया मैंने। पुष्प के 2 आपके पार्ट याद रखने हैं। जनन अंग बहुत इंपॉर्टेंट, पुमंग है नर का जनन अंग और जायांग है मादा का जनन अंग, ठीक है। पुष्प में याद रखिएगा। फल, अब फ्रूट्स में आते हैं। 2 तरह के फ्रूट्स होते हैं, एक कूट यानी कूट मतलब असत्य फल यानी फॉल्स फ्रूट, और सत्य या वास्तविक यानी ट्रू फ्रूट्स। तो असत्य फल किसे बोलते हैं, जो फल पुष्पासन में बनेगा। पुष्पासन में जो फल बनता है जैसे सेब और काजू। और अंडाशय से निर्मित होने वाले फल कौन है, जामुन और आम। इनको क्या बोलेंगे हम, सत्य या वास्तविक फल बोलते हैं, याद रखिएगा। अब आते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण आपको दिखाता हूं मैं एक फिगर, पहले वो देख लें, प्रकाश संश्लेषण, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यह फोटोसिंथेसिस का फॉर्म मतलब फोटो। तो यहाँ पे देखिए एक पौधा है, इसमें पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्लोरोफिल हरे
पत्तियों में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल के कारण ही मतलब जो होते हैं हरे होते हैं पौधे या कोई भी चीज़ हरा होने के लिए क्लोरोफिल होना चाहिए। अब देखिए क्या है, पूरा वायुमंडल में क्या है, सब गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूरे वायुमंडल में कितनी, 0.03%। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सूर्य का प्रकाश लिए, और पौधों में जो पर्णहरित है क्लोरोफिल वो अपना भोजन बनाते हैं। यहाँ पे जड़ से क्या लिए, वाटर और खनिज लवण। वाटर और खनिज लवण लेके पौधों पत्ती तक पहुंचाए, और पत्ती से क्या मिला, सूर्य का लाल प्रकाश। लाल प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है, याद रखिएगा। तो ये मिला कार्बन डाइऑक्साइड, और जब ये बन जाएंगे तो मंड बनाते हैं। मंड मतलब अपना भोजन, ठीक है, ग्लूकोज के रूप में। इसके बाद फिर O2 मुक्त कर देते हैं, देखिए ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, वही है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर नहीं होगा तो हम लोग मर जाएंगे, ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं। ये बात आप याद रखिएगा। अब आते हैं पॉइंट पे, देखिए प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है ना। सर्वाधिक प्रभावकारी रंग कौन सा है, लाल। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जड़ों द्वारा भूमि से क्या लेते हैं, जल और खनिज लवण अवशोषित करते हैं। वायुमंडल से क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं। अब पत्तियों में मौजूद हरे रंग का पदार्थ जो होता है पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, उसी की उपस्थिति में मंड या भोजन बनाते हैं, और वायुमंडल में क्या छोड़ते हैं, वायुमंडल में O2 गैस मतलब ऑक्सीजन। यही है प्रकाश संश्लेषण। इनका अंतिम उत्पाद ग्लूकोज, जो कि शीघ्र ही मंड में कन्वर्ट हो जाता है। मंड मतलब भोजन में, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में जो फ्री एनर्जी होती है यानी प्राप्य ऊर्जा, वो स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। किस में हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा में। इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ बना दिया है, 6CO2 यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड है, 6H2O यानी जल है, और यहाँ सूर्य का प्रकाश आएगा, और क्लोरोफिल पे पड़ेगा, है ना, हरे पत्तियों पे, और ये बनाएंगे। इसके बाद जो फलस्वरूप जो बनेगा C6H12O6 यानी शर्करा, और बनेगा 6O2 यानी ऑक्सीजन। ये चीज़ बनेगा यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये था आपका बायोलॉजी का एक पार्ट, और इसके बाद मैं और पार्ट लेके आऊँगा। तो आप इस वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, लाभान्वित होइएगा। और आपके कमेंट मतलब आपके जो सुझाव हैं सादर आमंत्रित हैं। आपको जहाँ जो क्वेश्चन पूछना हो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, मैं खुद आपके कमेंट का जवाब दूंगा। तो आप जो राज्य लोक सेवा आयोग मतलब मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की जो तैयारी कर रहे हैं, करते रहें, और अपनी तैयारी को और मजबूती दें, और तैयारी को विस्तार दें। अच्छे से पढ़ें। यहाँ आज़ाद टीम पूरी आपकी लग के आपके ऊपर दिन रात मेहनत कर रही हैं। तो इस चीज़ से आप लाभान्वित हों, और फिर आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक करें। हम सभी आशा करेंगे कि आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक करें। तो आप अपनी लाइफ में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। चलिए आज के लिए धन्यवाद।